गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिजिकल ज्योग्राफी में हम बात करेंगे पर्वत निर्माण के सिद्धांतों के बारे में। ठीक है। बीए पार्ट में पेपर फर्स्ट है हमारा ये फिजिकल ज्योग्राफी, और हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात करी थी जियोस्लाइंस यानी कि भूसनतियों के बारे में, जिन्हें कि पर्वतों का पालना कहा जाता है, क्रेडल्स ऑफ माउंटेन कहा जाता है। तो अगर हम देखें पर्वत निर्माण के जो सिद्धांत हैं, सबसे पहले इनको दो वर्गों में रखा जाता है। ठीक है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन सिद्धांतों को रखा जाता है जिसके अनुसार भूपटल के ऊपर पर्वतों का निर्माण जो है वो धरातलीय क्षैतिज संचलन के कारण भूपटल में सिकुड़न या वलन से होता है। यानी कि पहला वर्ग कौन सा है? वो वर्ग या पर्वत निर्माण के वो सिद्धांत जो इस मान्यता पर आधारित है कि भूपटल के ऊपर जितने भी पर्वत हैं उनका निर्माण क्षैतिज संचलन यानी कि इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल संचलन के द्वारा होता है। जब हॉरिजॉन्टल संचलन होता है, ये क्षैतिज संचलन होता है, मूवमेंट होता है हॉरिजॉन्टली, तब क्या होता है? भूपटल में या तो सिकुड़न होगी, है ना, या तनाव होता है। तो जब वो आमने सामने की ओर कार्य करता है क्षैतिज संचलन, तो सिकुड़न होती है और उससे वलन बनते हैं। इस सिद्धांत को भी पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है संकुचन सिद्धांत आते हैं जिसके अंतर्गत, और दूसरे हैं महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत आते हैं। तो पहला जो वर्ग है संकुचन सिद्धांत, इसमें उन सिद्धांतों को शामिल किया जाता है जिसमें क्षैतिज संचलन जो है वो पृथ्वी के सिकुड़न होने के से उत्पन्न होता है। इसमें कोबर, जेफरीज जो है उनके सिद्धांतों को रखा जाता है संकुचन सिद्धांत के अंतर्गत। जबकि जो दूसरा वर्ग है क्षैतिज संचलन के आधार पर, वो है महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत। इसमें उन सिद्धांतों को रखा जाता है जिसमें ये माना जाता है कि क्षैतिज संचलन की उत्पत्ति महाद्वीपीय प्रवाह के कारण हुई है। इसमें मुख्य रूप से वेगनर, होम्स, जॉली, डेली के जो सिद्धांत हैं उनको रखा जाता है। हमने वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पढ़ा था अपने एक लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो। ठीक है। तो ये तो वर्ग वो है जिसमें कि पर्वतों का निर्माण क्षैतिज संचलन के द्वारा माना जाता है, जबकि दूसरा जो वर्ग है पर्वत निर्माण के सिद्धांतों का, उसके अनुसार ये माना जाता है कि पर्वतों का निर्माण जो है वो लंबवत संचलन के कारण होता है। अब हम बात करते हैं आज कोबर के पर्वत निर्माण भूसनती सिद्धांत की, जियोस्लाइनिकल ओरिजिन थ्योरी ऑफ कोबर। कोबर का मानना है कि पर्वतों का निर्माण जो है वो भूसनतियों से हुआ है। इनके इस सिद्धांत को भूसनती सिद्धांत भी कहा जाता है। कोबर जो है वो जर्मन भूगोलवेता हुए हैं और इन्होंने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए अपना ये भूसनती सिद्धांत दिया। इनका जो उद्देश्य है कोबर का वो ये था कि प्राचीन दृढ़ भूखंड जो थे, मैंने लास्ट लेक्चर में जियोस्लाइन वाले में बताया था कि दृढ़ भूखंड क्या होते हैं, भूसनतियों के किनारे जो दृढ़ स्थिर भूखंड होते हैं वो। तो प्राचीन दृढ़ भूखंडों और भूसनतियों में कोबर जो है वो संबंध स्थापित करना चाहते थे कि कोई ना, भूसनतियां यानी कि जलपूर्ण गर्त जो है और प्राचीन दृढ़ भूखंड जो है, इनमें कुछ संबंध होता है। ये कोबर उस संबंध को स्थापित करना चाहते थे, ये उनके उद्देश्य था। और कोबर ने भूसनती सिद्धांत के आधार पर ही पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को भी सुलझाने का पूरा प्रयास किया है। इनका ये जो सिद्धांत है ये संकुचन शक्ति पर आधारित है। संकुचन यानी कि इस पृथ्वी में संकुचन होने से उत्पन्न बल से जो अग्र देश हुए उनमें गति उत्पन्न होती है, जिससे प्रेरित होकर संपीड़नात्मक बल के कारण भूसनती जो है उसका मलबा वलित होकर पर्वतों का रूप धारण करता है, ऐसा कोबर ने कहा। और इन्होंने कहा कि जहां पर आज पर्वत है, वलित पर्वत, वहां पर पहले किसी समय में भूसनतियां थी, जिन्हें कोबर ने पर्वत निर्माण स्थल यानी कि ओरिजिन कहा है। इन भूसनतियों के चारों ओर प्राचीन दृढ़ भूखंड थे जिन्हें कोबर ने क्रेटोजेन कहा है। तो भूसनतियों को क्या कहा है? ओरोजन, और प्राचीन दृढ़ भूखंडों को कोबर ने कहा है क्रेटोजेन। कोबर के अनुसार जो भूसनतियां हैं ये लंबे और चौड़े जलपूर्ण गर्त थे। ठीक है। जबकि हमने भूसनतियां बात की तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि लंबे
और संकरे जलपूर्ण गर्त थे, लेकिन कोबर ने कहा कि भूसनतियां लंबे और चौड़े जलपूर्ण गर्त थी। पर्वत निर्माण की पहली अवस्था भूसनती निर्माण की होती है, जिसके दौरान पृथ्वी में संकुचन के कारण भूसनती का निर्माण होता है। इसे भूसनती की अवस्था कहते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ अपने लास्ट लेक्चर में। प्रत्येक भूसनती जो होती है उसके ये जो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो ये भूसनती है, ठीक है, ये दृढ़ भूखंड है। तो प्रत्येक भूसनती के किनारे पर दृढ़ भूखंड होते हैं। कोबर ने इन्हें अग्रदेश कहा है, क्रेटोजन कहा है, अग्रदेश कहा है। और ये जो दृढ़ भूखंड होते हैं, इनके अपर्दन से ही मलबा जो प्राप्त होता है, उसका नदियों के द्वारा भूसनती में धीरे धीरे यहाँ पर जमाव होता रहता है। ये जो मलबा के भूसनती में जमाव की क्रिया है, इसे कोबर ने अवसादीकरण कहा है, सेडिमेंटेशन कहा है। ठीक है, जब ये अवसाद जमा हो जाता है तो इस भूसनती के तली पे भार बढ़ जाता है और तली जो होती है इसका निरंतर धसाव होता है नीचे की ओर। इसे अवतलन की क्रिया यानी कि सब्सिडेंस कहा जाता है। कोबर ने कहा कि जब भूसनती तलछट से भर जाती है तो पृथ्वी की संकुचन से उत्पन्न क्षैतिज संचलन जो होता है, उसके कारण भूसनती के दोनों अग्रदेश जो होते हैं किनारे पे, वो एक दूसरे की ओर खिसकने रहते हैं और इसे उन्होंने पर्वत निर्माण की अवस्था कहा। जब अग्रदेश एक दूसरे के पास सरकने लगते हैं तो उससे संपीड़नात्मक बल उत्पन्न होता है और भूसनती के अंदर जो तलछट पड़ा होता है, जो मलबा पड़ा होता है, उसमें मोड़ पड़ने शुरू हो जाते हैं और मलबा वलित होकर पर्वतों का रूप धारण कर लेता है। भूसनती के दोनों किनारों पर पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, जिन्हें कि कोबर ने रैन कैटिन कहा है। ये जो सीमांत श्रेणियां हैं, इनको उन्होंने रैन कैटिन की संज्ञा दी है कोबर ने। यदि संपीड़न बल सामान्य होता है तो केवल किनारे वाले भाग ही वलित होते हैं, बीच का भाग वलन से अप्रभावित रहता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मीडियन मास के बारे में, मध्य पिंड के बारे में, उन्हें कोबर ने स्वाशीन वर्ग की संज्ञा दी है। मध्य पिंड, जिसे सामान्य रूप से हम मध्य पिंड कहते हैं, उसे कोबर ने स्वाशीन वर्ग की संज्ञा दी है। जब संपीड़न का बल अधिक होता है तो भूसनती का सारा मलबा वलित हो जाता है और उस समय मध्य पिंड का निर्माण नहीं होता है। संपीड़न बल जितना अधिक होगा, पर्वतीकरण में उतनी ही अधिक जटिलता आती जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि वलन के कारण ग्रीवा जो होती है वो टूटकर दूसरे वलन पे चढ़ जाती है, जिससे कि ग्रीवा खंड यानी कि नापे का निर्माण होता है। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो इसमें ये हिमालयस का उदाहरण दिया हुआ है कि ये हिमालय और क्यूनलुन पर्वतों का पार्श्व चित्र दर्शाया हुआ है और कोबर ने मध्य पिंड सिद्धांत को इसके द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ये दक्कन पठार अग्रदेश है, ये अंगारा लैंड अग्रदेश है, ये भूसनती है जहां पर हिमालयाज का निर्माण हुआ। ठीक है, ये मध्य पिंड है और केवल किनारे वाले भागों पर वलन से सीमांत श्रेणियां बन गई, वलित पर्वत श्रेणियां बन गई। ये क्यूनलुन श्रेणियां है और ये हिमालय श्रेणियां हैं। और बीच में जो तिब्बत का पठार है वो मतलब उसमें श्रेणियों का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि संपीड़नात्मक बल बहुत अधिक तीव्र नहीं था और तिब्बत का पठार जो है वो मध्य पिंड यानी कि स्वाशीन वर्ग के रूप में है। कोबर ने अपने विशिष्ट मध्य पिंड यानी टिपिकल मीडियन मास के आधार पर विश्व के वलित पर्वतों की संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। टेथिस भूसनती के उत्तर में यूरोप का स्थल भाग और दक्षिण अफ्रीका का दृढ़ भूखंड था और इन दोनों अग्रदेशों के आमने सामने सरकने के कारण एल्पाइन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। उत्तर में यूरोप का स्थल भाग और नीचे दक्षिण में अफ्रीका का। जब ये दोनों एक दूसरे की ओर सरके तो बीच में अल्पाइन पर्वत श्रृंखलाएं जो है उनका निर्माण हुआ। मेडिटेरियन सी के ऊपर अगर आपने देखा हो विश्व मानचित्र, और अफ्रीका के उत्तर की ओर सरकने के कारण बैटिक कॉर्डिलेरा, पेरेनीज प्रोवेंस श्रेणियां, मुख्य आल्प्स, कार्पेथियंस, बाल्कन पर्वत, काकेशियस आदि का निर्माण हुआ। इसके विपरीत यूरोपीय दृढ़ भूखंड जब दक्षिण की ओर सरका तो उससे एटलस, एपेनाइट्स, डिनराइट्स, हेलेनाइट्स, टराइट्स आदि पर्वतों का निर्माण हुआ और कार्पेथियंस और डेनारिक आल्प्स के मध्य जो वलन से अप्रभावित भाग था
वो हंगरी का मैदान वहां पर बना, और वो हंगरी का मैदान मध्य पिंड का एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार पेरेनीज श्रेणियों और एटलस के बीच में रूम सागर भी मध्य पिंड का उदाहरण है। टॉरस और पॉटिक श्रेणियों के बीच अनातोलिया का पठार भी मध्य पिंड है। एल्बूर्स और जैग्रोस पर्वतों के बीच ईरान का पठार भी मीडियम मास है। हिमालय और क्युनलुन के बीच में तिब्बत का पठार, जिसे कि मैंने अभी डायग्राम के थ्रू भी बताया आपको। और पश्चिमी द्वीप समूह के पर्वत तथा मध्य अमेरिका श्रेणियों के बीच कैरेबियन सागर, बासा श्रेणियों और सियरा नेवादा के बीच बेसिन रेंज क्षेत्र यूएसए में, ये भी मध्य पिंड के उदाहरण हैं। कोबर ने 6 हिम युगों का उल्लेख किया है, जिसमें कि 3 घटनाएं उन्होंने कहा कि कैम्ब्रियन युग से पहले की है, ठीक है। और उन्होंने 2 पर्वतीकरण के बीच में एक शांत काल के बारे में भी बताया है, जिस समय पर्वत निर्माण का काम जो है वो रुक जाता है। हिमालय के निर्माण के बारे में कोबर ने बताया कि पहले हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसनति थी, टेथिस सागर था, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था, ठीक है। इयोसीन काल में ये दोनों आमने सामने सरकने लगे, जिसके कारण टेथिस के दोनों किनारों पर तलछट का जमाव हुआ तैतीस में, और उससे दोनों किनारों पर वलन पड़े, जिसे उत्तर में क्युनलुन पर्वत मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था, और दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत की जो उत्तरी श्रेणी है उसका निर्माण हुआ। और दोनों के बीच में तिब्बत का पठार जो है वो मध्य पिंड के रूप में रह गया। आगे चलकर मध्य हिमालय और लघु शिवालिक जो है उनका भी निर्माण हुआ। लेकिन कोबर का जो सिद्धांत है, भूसैनिक सिद्धांत, इसकी भी आलोचना की गई है कि कोबर के द्वारा जो पृथ्वी की संकुचन से उत्पन्न बल है वो पर्वत निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। कोबर के अनुसार भूसैनिक के दोनों पार्श्व सरकते, दोनों अग्रदेश जो है वो एक दूसरे की ओर आते हैं, जबकि स्वेस जो हुए हैं उन्होंने कहा कि केवल एक पार्श्व सरकता है, एक किनारा सरकता है, जिसे उन्होंने पृष्ठ प्रदेश यानी बैकलैंड कहा है, जबकि दूसरा पार्श्व अपनी जगह पर स्थिर रहता है, जिसे इन्होंने अग्रदेश यानी कि फॉरलैंड कहा है। यानी कि स्वेस के अनुसार अग्रदेश स्थिर रहता है, केवल पृष्ठ प्रदेश जो है वो ही सरकता है। और कोबर के सिद्धांत के द्वारा पूर्व पश्चिम की ओर जो फैले हुए पर्वत जैसे आल्प्स हो गए, हिमालयाज हो गए, इनका तो स्पष्टीकरण हो जाता है, लेकिन उत्तर दक्षिण की ओर फैले हुए जो पर्वत श्रृंखलाएं जैसे रॉकीज, एंडीज जो है उनका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। इसके साथ ही हमारा ये जो कोबर का भूसैनिक सिद्धांत है पर्वत निर्माण से संबंधित, ये पूरा होता है। थैंक यू।